तो कल तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम करेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी हैं, इनमें रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। जो ये खाली स्थान है ना, इनको आपने ज्ञात करना है, इनकी वैल्यूज़ पता करनी है। जैसे ये दूसरा पद है तो A2 पता करना है, यहाँ पे पहला पद और तीसरा पद पता करना है, यहाँ पे दूसरा तीसरा पद पता करना है, इस तरीके से। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। ठीक है, कुछ एक स्टेप हैं, अगर आप उनके अनुसार चलेंगे ना, क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। तो इसके लिए आप पहला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना, उसके बाद आप ये बाकी बचे हुए 4 अपने आप कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं एक बार, इसको पूरा मन लगा कर अच्छी तरह समझ लेना। जैसे ये क्वेश्चन अपना, इसके अंदर दे रखा है 2, फिर एक बॉक्स दे दिया खाली बॉक्स, फिर 26। यानी आपको पहली टर्म तो पता है, तीसरी टर्म भी पता है, आपको बस दूसरी टर्म का पता करना है ना। पहला पद तो पता है आपको कितना है, 2 है। तो जो चीज़ आपको दे रखी हो ना, उसको आप लिख लो। जैसे आपको पहला पद पता है तो आप कह दो यार मुझे पता है कि A बराबर 2 है। ठीक है, आपको पता है कि तीसरा पद 26 है, इसको भी लिख दो कि भैया A3 बराबर 26 है ना। अब किस चीज़ की कमी है, दूसरे पद की कमी है, यानी मुझे दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है। बात समझ में आ गई। जो चीज़ आपको दे रखी थी उसको आपने लिख दिया, और जो चीज़ निकालनी थी उसको साइड में लिख दिया। अब मुझे A2 का पता करना है, तो यार A2 को मैं कुछ और लिख सकता हूँ क्या। A2 को लिख सकता हूँ मैं A + D, कल के लेक्चर में बताया था आपको मैंने। यानी अगर मुझे A2 निकालनी है तो उसके लिए मुझे A और D चाहिए, क्योंकि जैसे ही A और D मिला तो मैं इनको जोड़ दूंगा और A2 अपने आप निकल जाएगा। नहीं समझे। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A + D लिख सकते हैं। यानी अगर मुझे A और D की वैल्यू मिल जाती है तो मैं A2 अपने आप निकाल पाऊंगा। इनको तो बस जोड़ना ही है फिर, है ना। अब यार A देखो, A तो आपको दे ही रखा है, यानी A की वैल्यू तो मुझे पता है, A की वैल्यू तो मुझे पता है, बस D की कमी रहेगी। अगर D की वैल्यू कैसे ना कैसे करके आ गई ना तो A2 अपने आप निकल जाएगा। ठीक, तो मेरा मेन एम क्या रह गया कि कैसे ना कैसे करके D को निकाला जाए। अब D कैसे निकालोगे, D निकलेगा इससे। ठीक है, अब स्टेप समझना। अब देखो A3 को आप क्या लिख सकते हो, A3 को लिख सकते हो A + 2D बराबर क्या है 26 के। मैंने A3 को मॉडिफाई करके लिख दिया, 26 का 26 लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, A की वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू पता है कितनी है, 2 है। तो आप क्या कहोगे, A का मान रखने पर, ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 2, तो A की जगह लिख दिया 2 + 2 का 2, D का D बराबर 26 का 26। अब यहाँ से D की वैल्यू निकल के आएगी और वही मुझे चाहिए। 2 प्लस का है, इसको यहाँ भेज दो, तो 2D बराबर आ गया हमारा 26 - 2, यानी 2D बराबर आ गया हमारा 24 के। इतनी बात समझ में आ गई आपके। ठीक है, आगे देखो। यहाँ पर 2D बराबर क्या आ गया अपना 24 आ गया, 2 गुणा में है ना, इसको नीचे ले आओ, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24/2 कट के आ गया 12। D की वैल्यू आ गई भैया अपनी 12, यानी मेरे पास D भी हो गया और A तो था ही पहले से, यानी दोनों चीज़ होगी, A भी हो गया और D भी हो गया, और हमें दोनों ही चाहिए थी। A भी चाहिए था और D भी चाहिए थी, A तो थी ही, D की जरूरत थी, बस अपना A2 निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, कहोगे सर A2 निकालने का तरीका है, हम इसको लिख सकते हैं A + D। तो A2 हमारा क्या हो गया, A की वैल्यू कितनी है 2 + D की वैल्यू कितनी है 12, यानी A2 अपना निकला आया 14। बात समझ में आ गई। A2 की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। कर लेंगे, वापस समझ लो। जो चीज़ आपको दे रखी थी उसको आपने लिखा, जो चीज़ निकालनी थी आपने निकालना था A2। A2 को निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A + D लिख सकते हैं, यानी मुझे A और D की वैल्यू चाहिए थी। A की वैल्यू तो थी ही, D की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से। और अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी हो, मान लो आपको कह दिया यार मुझे 20वीं टर्म निकालनी है, तब भी हमें A और D की ही जरूरत पड़ती है ना। A20 को A + 19D लिख सकता हूँ, यानी मुझे कोई भी टर्म निकालने के लिए A और D ही चाहिए। ठीक है, तो A तो दे रखा था, D निकाला हमने यहाँ से, इसको सॉल्व करते गए D की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू आ गई, पुट करा, हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ, उससे और ज़्यादा क्लैरिफाई होगी। ठीक है ना, नया नया जब आप क्वेश्चन करते हैं तो जल्दी समझ में नहीं आता, एक क्वेश्चन और करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक बार इसको नोट कर लो, सिर्फ इतने पोर्शन को, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, इस चीज़ को नोट कर लो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो फिर। इसका सेकंड पार्ट नहीं करा रहा हूँ, थर्ड पार्ट करा रहा हूँ पहले। सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग है, थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है। इसमें आप बताते जाना मेरे को कि मैंने क्या क्या किया था। देखो, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है बताओ। पहला पद दे रखा है, पहला पद कितना है 5 है। और क्या दे रखा है, चौथा पद दे रखा है, कितना है 9 सही 1/2। इसको तोड़ के लिख लो, 2 9 में 18, 18 और 1 19, इसको हम लिख सकते हैं 19/2। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या था कि हम A4 को क्या लिखेंगे, A4 को हम लिखेंगे A + 3D बराबर कितना है 19/2। ठीक, अब यहाँ पर A की वैल्यू रख दी थी तो बस यहाँ भी रख दो। A का मान रखने पर A का मान कितना है 5 + 3D का 3D बराबर 19/2 का 19/2। मैंने बस वैल्यू रख दी। अब यहाँ से क्या होगा, D की वैल्यू निकल जाएगी। और कोई भी पद निकालना हो, दूसरा निकालना हो चाहे तीसरा निकालना हो, कोई भी निकालना हो, हमें सिर्फ A और D की वैल्यू ही चाहिए होती है, बताया था आपको मैंने। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारा 3D बराबर 19/2 -5, प्लस का 5 उस तरफ जाके -5 हो गया। अच्छा, अब इसको कैसे सोल्व करना है, इसके नीचे 1 लगा लो। 3D बराबर हो जाएगा आपका 2 1 कम 2, 19 1 कम 19, 2 पंजा 10, यानी 3D किसके बराबर हो गया 9/2 के, है ना। अब 3 गुणा में यहाँ जाके भाग में जाएगा, भाग का मतलब ये ऊपर है ना, नीचे चल जाएगा। तो D की वैल्यू आएगी 9/2 तो था ही, 3 यहाँ पे नीचे आके बैठ गया, ऊपर था ना नीचे आ गया बस। ठीक है, आप ये मत समझना गुणा कर रहा हूँ, ये है भाग ही। ठीक है ना, होता क्या है आपको तरीका बता देता हूँ, फिर भी कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। मैंने क्या कहा, 3 ऊपर है भाग में जाएगा, मतलब ये 3 ऐसे आ जाता भाग में, है ना। अब इसको मैं 3/1 लिख सकता था। अब ऊपर भी बटे में है, नीचे भी बटे में है, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाता, ऐसा कुछ लिखा जाता, है ना। तो मैंने डायरेक्टली ही लिख दिया। अब 1/3 है ना, 1/3 को हम कह सकते हैं, मैंने डायरेक्टली ही जो है इसके नीचे ऐसे लगा दिया। बस समझ में आई, आना ये नीचे ही था तो ऐसे करें। 3 तिया 9, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई फिर अपनी 3/2, हो गया बस अपना काम। A की वैल्यू दे ही रखी थी, D की वैल्यू हमने निकाल ली। अब चाहे कोई भी टर्म पूछ लो, कोई भी अपने आप निकाल लेंगे। कैसे करोगे, मुझसे क्या निकालना है, A2 निकालना है, निकाल देंगे। और क्या निकालना है, A3 निकालना है, हो जाएगा। A2 का कर सकता हूँ A + D, बस वैल्यू पुट करो अपना। A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस D की वैल्यू कितनी है 3/2। इसको कैसे सोल्व करोगे, इसके नीचे चाहो तो 1 लगा लो और नहीं लगाओगे तब भी हो जाएगा। 2 पंजा 10, 10 और 3 13/2 हो गया ये। A3 को क्या लिख सकते हो, A + 2D बराबर A की वैल्यू रख दी 5 प्लस 2 का 2 लिख दिया, D की वैल्यू कितनी है 3/2। ये तो कट गया, 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, यानी अपना A2 भी आ गया और A3 भी आ गया। यही चाहिए था बस, समझ रहे हो। तरीका वापस समझ लो, जो चीज़ आपको दे रखी है उसको लिख दिया, A4 को हमने तोड़ के लिख दिया, इसके अंदर वैल्यू रख दी, D की वैल्यू निकलाई। अब मुझे कोई भी टर्म पूछ लो, कोई भी, तो आप A और D अगर आपको पास है ना तो आप कोई भी टर्म निकाल पाओगे। हमने A2 और A3 निकाल दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और अच्छी तरह समझ में आ जाए। मिटा दूँ, देखो फोर्थ करा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो सेम। तो पहले है ना, आप पहले खुद ट्राई करना है इसको, कहीं अटका हो तो फिर देख लेना, करो ट्राई। जो चीज़ आपको दे रखी है पहले वो लिख लो। क्या दे रखा है, A दे रखा है, और क्या दे रखा है, ये भैया 2 3 4 5 छठा टर्म दे रखा है, कितना 6, है ना। A6 को कह सकते हो A + 5D बराबर 6। अब यहाँ पे क्या बताया था कि यार A का मान रख दो, बताया था नहीं बताया था, बताया था ना, तो बस रखो A का मान।
ए का मान क्या है -4 प्लस 5d बराबर 6। -4 को उठा करके यहाँ पटक दो तो 5d बराबर क्या आ गया 6 + 4, तो 5d बराबर क्या आ गया 10 आ गया भाई। 5 गुना में यहाँ जाके भाग में आएगा। आसान था कि मुश्किल था? आसान होगा। बस काटो इसको, 2 पे कटा, डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू थी ही हमारे पास। अब चाहे कोई टर्म पूछ लो आप निकाल पाओगे आराम से, है ना। बताओ कौन सी टर्म निकालनी है आपको? सर हमें तो A2 निकालना है, और A3 भी निकाल दो तो अच्छा होगा, A4 भी निकाल दो तो भी ठीक है। पहले खुद निकालो भाई, ये निकालो, शाबाश। A2 को क्या लिख सकते हो A + D, वैल्यू रखते जाओ बस। A की वैल्यू क्या है -4 प्लस D की वैल्यू क्या है 2, यानी -2 आ गया। इसको लिख सकते हैं A + 2D। A की वैल्यू क्या है -4 प्लस D की वैल्यू क्या है 2, तो 2 दूनी 4, -4 + 4 0 आएगा। A + 3D लिख सकता हूँ। A की वैल्यू क्या है -4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू क्या है 2, ये हो गया -4 प्लस का 6, यानी 6 में 4 गया 2। इसको लिख सकता हूँ A + 4D, -4 प्लस में 4 इंटू D की वैल्यू 2, तो -4 प्लस का 8 हो गया, ये अपना गया 4। तरीका समझ रहे हो? आपको जो दिया है उसको आपने लिख दिया, फिर A6 को तोड़ के आपने लिख दिया, वैल्यू पुट करी, D की वैल्यू आ गई। आपको कोई भी टर्म निकालनी हो ना, कोई भी टर्म निकालनी हो, बस आपने दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक A का पता होना चाहिए, एक D का पता होना चाहिए। अगर आपको A और D का पता है ना तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई भी, है ना। तो बस A और D पता चल गई, हमने बाकी टर्म निकाल ली। कर लेंगे, देखो फिर इसको। अब क्वेश्चन समझना, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने समझा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना हमें फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी। ये देखो ये क्वेश्चन है ना, अब क्या दे रखा है उसको लिख लो पहले। मुझे क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है सेकंड टर्म जो कि है 13, और दे रखी है फोर्थ टर्म जो कि है 3, ये दे रखी है ना। मुझे क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालना है। बात समझ में आ गई? अगर आप A2 को तोड़ के लिखोगे, ये जो A2 है इसको अगर आप तोड़ के लिखोगे तो इसको आप लिख सकते हो A + D, बताया था, बराबर हो गया 13 के। अगर आप A4 को तोड़ के लिखोगे तो इसको लिख सकते हो A + 3D बराबर क्या 3। बात समझ में आ गई? पहले भी तो हम तोड़ते थे, पिछले क्वेश्चन में A6 को तोड़ के नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, बस वैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो A2 जो है A + D के बराबर होता है, कहने का मतलब A2 की जगह मैं A + D लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख दिया भाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपकी D की वैल्यू निकल के आएगी। D की वैल्यू निकलने के बाद यहीं से आपकी A की वैल्यू भी निकल जाएगी, है ना। और आपको A और D दोनों मिल गए तो आपसे कोई भी टर्म पूछ ले आप बता सकते हो। आप पहली टर्म भी बता दोगे, तीसरी भी बता दोगे अपने आप, है ना। अब इन दोनों को सोल्व कैसे करना है उसको समझिए। अगर आपने थर्ड चैप्टर कहीं से भी कर रखा है, या फिर विलोपन विधि जो आपको कही थी वो अगर आप पढ़ के आए हो, ठीक है, तब तो आपको पता है कि कैसे सोल्व करना है। और नहीं पता है ना तो बिल्कुल ध्यान से समझना। इनको सोल्व करने का एक तरीका होता है विलोपन विधि, ठीक है, जो कि थर्ड चैप्टर का टॉपिक था। मैंने थर्ड चैप्टर अभी से स्टार्ट नहीं कराया है, फोर्थ चैप्टर से कराना स्टार्ट किया था, है ना। तो कोई बात नहीं, विलोपन विधि अब सीख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म इनको घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, तो आसानी से घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो यहाँ पे 2A होता ना, मान लेते हैं यहाँ पे 2A लिखा होता, तब घटाना थोड़ा मुश्किल होता, है ना। उसके लिए हम क्या करते, फिर सेकंड टर्म जो है ना इसको भी 2 से गुणा कर देते पूरी को। मतलब मैंने बताया था कि अरे एक टर्म को आप दोनों तरफ से 2 से गुणा कर सकते हो, यहाँ भी कर देते, यहाँ भी कर देते, तो इक्वेशन तो फिर भी बैलेंस रहनी थी, है ना। और उसके बाद घटाते। अब हम डायरेक्टली घटा सकते हैं क्योंकि यार ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप सिंपल लिख दो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, और ना भी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल घटा दो। घटाओगे कैसे, यहाँ पर निशान चेंज कर दो, यहाँ पर प्लस का निशान होता है, वैसे लिखा नहीं जाता, तो प्लस का निशान चेंज हो गया, क्या आ गया, माइनस का आ गया।
अब यहाँ पे प्लस का निशान है, ये भी चेंज होके माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का निशान है, ये भी चेंज होके माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब काटो फिर, a माइनस ए कट गया, ऊपर क्या है d, d माइनस 3d, बीच में जो प्लस का निशान है ना ये तो चेंज हो चुका है, तो ऊपर रह गया d, नीचे क्या है माइनस का 3d, ऊपर तो d है, नीचे क्या भैया माइनस का 3d, तो d में से 3d घटाना है। अब इसका तरीका समझना, d को लिख सकता हूँ 1d, तो 1 में से 3 गया, -2 बचेगा, d का d। बस समझ में आ गई। होता क्या है कि हम इन दोनों में से d को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है 1, यहाँ बचता है 3, तो ये हो गया d इंटू माइनस का 2, या फिर इसको लिख दो माइनस का 2d। ये तरीका होता है। तो d में से 3d गया तो -2d बच गया, बराबर 13 में से 3 गया तो बच गया 10, है ना। अब यहाँ से d की वैल्यू अपनी निकल जाएगी। तरीका समझ रहे हो। मैंने क्या किया, इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना, इन दोनों को घटा दिया, और ज़रूरी नहीं घटाना है ना, कई बार हम जोड़ के भी निकालते हैं। ठीक है, आप अगली क्लासेस में सीखेंगे, हम इनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, कई बार हमें गुणा भी करनी पड़ती है, तब जाके आंसर्स निकलते हैं। अभी फ़िलहाल 10वीं क्लास में सिर्फ घटाना ही पड़ता है। ठीक है, घटाने पर -2d बराबर 10 आ गया। अब ये -2 है, यहाँ पर ये गुणा में है, ठीक है, यहाँ जाके क्या हो जाएगी भाग, यानी d की वैल्यू आएगी 10 बटा -2, कट के आ गया -5, माइनस का निशान था ना, d की वैल्यू -5 आ गई। अब d का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, किस में भी रख दो, तो हम कह देंगे भाई d का मान समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 क्या भाई अपनी, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी की वैल्यू -5 है बराबर 13, ये हो जाएगा a -5 बराबर 13, -5 वहाँ भेज दो, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 13 + 5, यानी कितना हो गया 18 हो गया ना। बस आपको a की वैल्यू मिल गई और आपको d की वैल्यू मिल गई। अब आपसे चाहे कोई टर्म पूछ ले आप निकाल सकते हो। वापस समझ लो, ये दो चीज़ें आपको दे रखी थी, इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई करके लिखा, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया तो d की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई, और यही चाहिए थी बस। अब हमसे पूछा क्या है, बताओ क्या पूछा है, क्या पूछा भाई, पहले टर्म और तीसरी टर्म, यानी मुझे एक तो पहली टर्म निकालनी है, a निकालना है, a तो दे ही रखा है यार, बस क्या दिक्कत है, 18 का 18 लिख दो, a तो दे रखा है ना, पहली टर्म तो यहीं से निकल के 18 होगी भैया। और क्या निकालना है, a3 निकालना है, तीसरी टर्म निकालनी है, a3 को क्या लिख सकता हूँ, a + 2d, वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा अपना आंसर 18 + 2 इंटू -5, 18 -10, कट के आ गया भैया अपना 8। नहीं समझे क्या, समझ गए। एक बार वापस से आपको बता देता हूँ, ये हमें दे रखा था, हमने इसको मॉडिफाई करके लिखा, d की वैल्यू आई तो हमने इसके अंदर रख दी। अब जरूरी नहीं है इक्वेशन 1 में रखनी है, 2 में रख दो, चाहे आंसर सेम आएगा, रख दी, a की वैल्यू और d की वैल्यू अपने को मिल गई, बस अपने ने पद निकाल दिया। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी के टाइप का, है ना, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मिटा दो इसको, पहले लिख लो, देखो फिर अब अपना करना है, अपना ने 5वां भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो पहले तो ना, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो पहले खुद ट्राई कर लो इसको, जितना भी आ गया उतना पहले खुद ट्राई कर लो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ आपको दे रखी है उसको लिख लो, जैसे दूसरा पद दे रखा है, इसको हमने लिख दिया, और क्या दे रखा है, कौन सा पद है भैया, छठा पद -22। तो a2 को तोड़ के लिख सकता हूँ a + d बराबर 38, a6 को तोड़ के लिख सकता हूँ a + 5d बराबर -22। फिर मैंने आपको क्या कहा, इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो, इनको 2 घटा, क्योंकि दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम चीज़ है ना, सेम एलिमेंट है, तो घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। घटाने के लिए निशान चेंज कर देते हैं ना, a से a तो कट गया, d में से 5d गया, d में से 5d को घटा दिया तो -4d बचेगा। 38 + 22, ध्यान देना इस माइनस के निशान को तो आप बदल चुके हो, तो ऊपर 38 है, नीचे प्लस का 22 है, कभी यहाँ पे -22 कर दो ना, प्लस हो गया ये। 38 + 22 कितना होता है भाई, 60 हो गया क्या,
60 हो गया। ठीक है ना, इस निशान को आप भूल चुके हो। निशान चेंज करने का मतलब ये कि इस निशान को हम भूल गए। ऊपर 38 है, नीचे 22 है, जोड़ेंगे तो 60 आएगा। -4 गुणा में है, ध्यान देना। कभी कई सोचते हैं यार कि ये -4 गुणा में कैसे, गुणा में है भाई। आप इसको क्या लिख सकते हो, -4 ब्रैकेट ऐसे लिख सकते हो ना, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, नीचे जाएगा ये। ठीक है ना। वैसे इसका तरीका बताऊँ आपको क्या होता है, ये ऐसे नीचे नहीं जाता। हम क्या करते हैं, डी को अकेला करने के लिए दोनों तरफ -4 से भाग दे देते हैं, क्योंकि -4 से भाग दोगे तभी ये कट पाएगा ना। अगर मान लो आपने +4 लिख दिया तब ये कटेगा नहीं, क्योंकि 4 है और यहाँ पे 4D है, कट नहीं पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं -4 से, ये तरीका होता है। ठीक है, तो D की वैल्यू आ गई अपनी 60 बटा -4, काट लो इसको, 4 एकम 4, 2 इस पे बच गया, 4 पंजा 20, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई, -15। बस हो गया अपना काम। अच्छा ये तो रह गया, कहाँ काम हो गया भाई, मैं सोचा ये दे रखा। डी की वैल्यू आ गई ना, अब डी का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किस में रखें बताएं। का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, आसान सी लग रही है ना। समीकरण 1 क्या बताओ, समीकरण 1 हमारी a + d बराबर 38। ए की वैल्यू क्या अपनी, ए की वैल्यू तो निकालनी है, डी की वैल्यू बताओ फिर, -15 है बराबर 38। तो ये अपना हो गया a + -15 बराबर 38। -15 वहाँ जाएगा, a की वैल्यू अपनी निकल आएगी, 38 + 15, 38 और 15 को जोड़ना कितना होता है भाई, 8 और 5 13, 1 हाथ ऊपर, 3 4 5 53 हो गया। क्या गलत तो नहीं कर दिया मैंने कहीं तो, ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई है ना। अब जो जो टर्म पूछ के वो बता देना बस। हमसे क्या पूछ रखा है, पहली टर्म पूछ रखी है बता देंगे, और तीसरी टर्म पूछ रखी है, चौथी टर्म पूछ की है, पाँचवीं टर्म पूछ की है। तो पहले अपने आप बता दो। ठीक है, मेरे पास जगह भी नहीं है तो अपने आप कर लोगे आगे। ए तो आपको पता ही है 53 है, A3 को कैसे पता करोगे, a + 2d लिखोगे, सोल्व करोगे, इसको a + 3d लिखोगे, वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेना, इसको भी ऐसे कर लेना। तो ये अपने आप ट्राई कर लेना, आप कर लोगे इतना। ठीक है, तो बस ऐसे करना है। समझ में आ रहा है आपके, ऐसे था। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत लगे कि भाई नहीं समझ में आ रहा है तो बता देना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में, तो उसी के हिसाब से मैं स्पीड जो है मेरी वो कम या ज़्यादा रखूँगा फिर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये भाई क्या क्या रखा है कि AP 3 8 13 18 इस तरीके से AP चलती जा रही है ना, का कौन सा पद 78 है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया ये। तो सबसे पहले तो है ना A और D लिख लो। A कितना है, 3 है, D कितना है, 8 में से 3 गया 5 है ना। दो चीज़ रहेगी, एक रहेगी N और एक रहेगी AN। ठीक है, अब प्रश्न को देखो, इसका कौन सा पद 78 है, मतलब ये AP चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, एक जगह 78 आएगा है ना। हमें बताना है कि वो कौन सा पद होगा, समझ रहे हो, इसका कौन सा पद 78 है, मतलब वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, उसकी जगह कौन सी होगी। कौन सा पद 78 है का मतलब क्या हो गया कि यार वो 78 जो है वो कौन सी जगह पे आएगा। ठीक है ना, उसकी पोजीशन बतानी है। बात समझ में आ रही है। 3 8 13 18 ऐसे चलते 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 कहीं पर 78 आया होगा, आगे भी चलती रही होगी या फिर क्या पता रुक गई हो, हमें पता नहीं ना उस चीज़ का, हो सकता है चलती भी रही हो, क्या पता रुक भी गई हो, पता नहीं है। अब ऐसे चलते चलते जो है कहीं पर 78 आया है ना। हमसे क्या पूछा है कि 78 जो है वो कौन सा पद है, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे ही 78 जो है वो कौन सा पद है, कौन सी पोजीशन पे है। हमसे क्या पूछ लिया, इसकी पोजीशन पूछ ली कि भाई पोजीशन बता दो इसकी। अब पोजीशन बता दो मतलब पोजीशन क्या बताया था मैंने आपको, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन होता है n, यानी मुझसे n पूछा है तो 78 क्या फिर 78 AN होगा भाई। तरीका समझ रहे हो, ऐसे करना है। तो बस 3 चीज़ आपको दे रखी हैं, चौथी चीज़ आप निकाल लेना। कैसे निकालेंगे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे,
ठीक है, देखो तो फॉर्मूला क्या अपने पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 78, ए कितना है भाई 3, एन कितना है, एन का पता होता तो बात ही क्या थी, डी कितना है 5 है। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 78 में से 3 गया 75 बराबर एन माइनस वन इंटू 5 मतलब 5 गुणा में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो भागे हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपनी 75/5 बराबर n माइनस 1, ये 5 एकम 5, 5 25, तो 15 बराबर क्या आ गया n माइनस 1 आ गया। इसको आप इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 15 एक 16 बराबर n। रिकैप करा दूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आपको बस n और an पता होना चाहिए बस कि भाई इनमें से कौन सी चीज़ पूछी है, कौन सी बतानी है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, सिंपल अपना आंसर आ गया। समझ में आ गई, बस ऐसे था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस घुमा घुमा के पूछेगा। जैसे अगला क्वेश्चन देख लो, इसको मिटा दो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका, इसको ध्यान से समझना, इसको समझोगे ना एक नई चीज़ आपको समझ में आएंगी। ठीक है, एक नई चीज़ पता चलेगी यहाँ से। कह रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। लेकिन रुकिए 2 मिनट। ठीक है, मतलब मुझे जो है ना बताना है कि यार इसमें टोटल कितनी टर्म है। भाई ये 7, 13, 19 ऐसे करते करते चला होगा, 19 के बाद ये आया होगा अपना 25 आया, 26 आया होगा, ऐसे करते करते जब मारता 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 205 तक पहुंच गया ये, है ना। हमें बताना है कि कितनी टर्म होगी होंगी इसके अंदर। भाई 10 टर्म है, 12 टर्म है, 13 टर्म है, ऐसे करके हमें बताना है। ठीक, कैसे बताएंगे वो समझिए। तो सबसे पहले तो मैं ए और डी लिख देता हूँ। ए है 7, डी कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर देते हैं, 13 में से 7 घटाओगे तो 6 आ गया। ठीक है, 2 चीज़ रहेगी एन और ए एन। ठीक, अब यहाँ पर समझने की बात है, भाई एन की वैल्यू, एन का मतलब तो होता है यार पोजीशन, और ए एन का मतलब होता है वैल्यू। कल बताया था आपको मैंने, है ना। तो यार यहाँ पर पोजीशन और वैल्यू कुछ दे ही नहीं रखा। पिछले क्वेश्चन में हिंट तो मिल जाता था कि यार ये पोजीशन पूछी है कि वैल्यू पूछी है, अब तो यहाँ पे कुछ ही नहीं दे रखा। तो पर्सन को समझना है, क्या बोला इसने कि यार इसके अंदर कितने पद हैं, इसके अंदर कितनी टर्म्स आएंगी, इसके अंदर टर्म्स कितनी आएंगी। तो एक काम करूँ मैं 205 के बाद चुपके से चला जाऊँ और इससे पूछूँ यार तू बता कि यार तू कौन सी जगह पे खड़ा है, तेरी पोजीशन क्या है ना। एक लाइन है ऐसे मान लो, ठीक है, लाइन है ऐसे चलती जा रही है। टीचर ने पूछ लिया कि भाई रोहित गिन के आके इसके अंदर कितने लड़के खड़े हैं, मतलब कितने बंदों की लाइन है। तो एक तो काम है कि यार आप ऐसे ऐसे गिनो। एक क्या कर सकते हो, आप फटाफट से लास्ट वाले के पास जाओ और पूछ लो कि भाई तेरा नंबर क्या है, तू कौन से नंबर पे खड़ा है। लास्ट वाले से क्या पूछ लो, इस भैया से क्या पूछ लो कि भैया तुम कौन से नंबर पे खड़े हो, है ना। यानी 205 से उसकी पोजीशन पूछ लो। अब 205 कह दे यार मैं तो 14वें नंबर पे खड़ा हूँ, मान लेते हैं 14वें नंबर पे खड़ा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस लाइन में 14 बंदे हैं। भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां ऐसे करते करते ये 14 नंबर पाया, यानी इस लाइन में 14 बंदे हैं, है ना। यानी आपको पता चल गया कि इसके अंदर कितने पद हैं। तरीका समझ रहे हो ना, वापस समझाओ एक बार। भाई आपको पता करना है कि एक लाइन में कितने बंदे खड़े हैं। एक तरीका क्या है कि आप ऐसे ऐसे काउंट करो, एक तरीका क्या है कि आप फटाफट से पीछे वाले के पास जाओ, सबसे लास्ट वाले के पास, और उससे पूछ लो कि बता यार तेरी पोजीशन क्या है, तेरी पोजीशन बता दे। अब इसने आपको पोजीशन बता दी, इसने कहा यार मैं तो 14वें नंबर पर खड़ा हूँ, मैं तो 20वें नंबर पर खड़ा हूँ मान लो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस लाइन में 20 बंदे हैं, यानी आपको पोजीशन पता करनी है। क्या पता करनी है, पोजीशन। बस हो गया अपना काम। हमें एन पता करना है, तो 205 क्या हुआ, ए एन हुआ। तरीका समझ रहे हो, पर्सन को पढ़ने का तरीका समझो, ठीक है ना, पर्सन को पढ़ने का तरीका समझो आप, ठीक है। अब पिछली बार भी मैंने कराया था, मेरे से भी गलती हो गई थी। मैंने पिछली बार क्या कहा था कि यार ए एन का मतलब अंतिम पद होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कई क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, ए एन का मतलब ऐसा नहीं होता कि अंतिम पद होगा। तो इसको भूल जाना भाई, कभी आपने पिछला लेक्चर देखा उसको याद रखा, उसको भूल जाना। नए तरीके से, डीपली तरीके से हम समझेंगे यार कि एन का मतलब क्या है, ए एन का मतलब क्या है,
ये वाला तरीका समझ में आ गया आपको? आप पिछले वाले बंदे के पास गए, आपने पूछा यार तेरी पोजीशन बता दे, पोजीशन बता दे मतलब एन की वैल्यू पता करनी है। पोजीशन बता दे, पोजीशन का पता करना है, एन की वैल्यू पता करनी है। और समझ में आ गया आपके? तो 205 क्या है? एन हुआ। और वैसे भी पता है यार 205 एक वैल्यू है, 205 उस पोजीशन की वैल्यू है, तो ए एन बराबर 205 होगा, है ना। तो कर लेंगे बस अपने आप, हो गया अपना काम। तो ये चीज़ तो पता करनी थी, फॉर्मूला लगाएंगे एन पता चल जाएगा। तो पहले आप अपना ट्राई करो, करो। $205 इस तरफ आ गया माइनस का, 205 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा भाई? 198 आएगा ना। यहाँ हो गया n-1 इंटू 6, 6 गुना में यहाँ जाके भाग में, यानी ये हो जाएगा 198/6 बराबर n-1। 6 × 18, एक आंसर इस पे गई, 6 × 18, ये हो गया भैया 33 बराबर n-1। ये हो गया 34 बराबर n। यानी 205 कह रहा है भाई मैं तो 34वें नंबर पे खड़ा हूँ, मतलब इसके आगे 33 बंदे हो रहे हैं, कुल मिला के 34 बंदे हैं, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस एपी में 34 पद हैं। कितने पद हैं? 34 पद हैं। कर लेंगे, तरीका समझ में आ गया आपके? ऐसे करना है। ये क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मिटा दूँ इसको, देखो सेकंड, वीडियो पॉज कर लिया करो भाई, है ना, लिखने के लिए। 18, 15 सही 1/2, 13, ऐसे करते करते -47 तक जा रहा है ये। हमें बताना है कि इसके अंदर कितने पद हैं। सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा मैं, इस -47 के पास जाऊँगा और इससे आराम से पूछूंगा कि भाई तेरी पोजीशन क्या है, तू कौन सी जगह पे खड़ा है, तेरा नंबर क्या है ना। यानी मुझे इसकी पोजीशन पता करनी है, बस हो गया अपना काम। ए कितना है? 18, डी पता कर लेंगे अभी घटा के, चलो ठीक है। एन का तो मुझे पता करना है, पोजीशन पता करनी है। ए एन कितना है? ए एन है -47। इससे आपने क्या पूछा? यार तेरी पोजीशन बता दे। इससे क्या पूछा कि तेरी पोजीशन बता दे, तो ये क्या है? वैल्यू है ना। -47 क्या है? उस पोजीशन पर वैल्यू है, ठीक है ना। तो ए एन -47 हो गया। वैसे भी पता है यार कि एन अगर आपने पता करना है तो मतलब ए एन आपको दे रखा होगा, है ना। अच्छा डी निकालते हैं यार। 15 दूनी 30, 30 और 1 31, माइनस का 18, 2 एकम 2, 31 एकम 31, 18 दूनी 36, 31 में से 36 घटाओगे तो माइनस का 5/2 आएगा, ठीक है। ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, एन निकालना है। निकालो शाबाश पहले अपने आप। तो ए एन फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन -47 है, ए कितना है? 18 है, एन कितना है? एन का कहाँ पता है भाई। डी कितना है? डी है -5/2, प्लस का 18 यहाँ जाके माइनस का 18, बराबर हो गया n-1 इंटू -5/2। -47 -18 कितना होता है भाई? -65 बराबर n-1 इंटू -5/2। अब एक तरीका बताया था मैंने आपको, क्या होता है अभी बताया हो, ध्यान नहीं मुझे। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में है, भिन्न है, तो दूसरी तरफ जाके उल्टा हो जाता है। यानी ये हो जाएगा आपका गुणा में 2/-5। तरीका समझ लो, 2 तो भाग में है ना, बटे में है ना, वहाँ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और -5 गुणा में है, वहाँ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो उल्टा हो जाता है ऐसे। बराबर यहाँ क्या बचेगा? n-1, माइनस से माइनस काट दो, 5 एकम 5, एक आंसर इस पे गई, 5 × 15, 13 दूनी कितना होता है? 26 बराबर n-1। ये हो जाएगा आपका 27 बराबर n, प्लस का हो जाएगा ना यहाँ पे 27 हो गया। कर लेंगे, ठीक है, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से अलग लेवल के, ठीक है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है इसमें। आसान है ये, 7 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत आसान है। तो फिलहाल तो अपन छठा देख लें पहले। नोट कर लिया होगा ना,
मिटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कहा कि क्या एपी 11, 8, 5, 2 इस तरीके से चलती जा रही है एपी। हमें पता करना है कि क्या इसके अंदर -150 नाम का, क्या कहा मैंने, -150 नाम का कोई पद आएगा या नहीं आएगा। मतलब समझो कि भाई एपी आपकी 11, 8, 5, 2 इस तरीके से चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। हमें पता करना है क्या इसके अंदर -150 कहीं पे आएगा क्या। ठीक है, मतलब मुझे इसकी पोजीशन पता करनी है कि ये कहाँ पर आएगा, आएगा तो कहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर ये आता है तो कहाँ पर आएगा, मतलब इसकी पोजीशन ज्ञात करनी है। ठीक, अगर इसकी पोजीशन निकल जाती है तो हम कह देंगे भैया -150 इसके अंदर आएगा। अगर पोजीशन नहीं निकलती है तो हम कहेंगे कि भैया -150 इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो ए और डी को तो आप लिख लोगे। ए कितना है 11, डी कितना है, डी बताना कितना है इसके अंदर, एपी के अंदर डी कितना है बताओ शाबाश, डी कितना है। -3 है। कितना है -3। कैसे, 8 में से 11 घटाओगे तो -3 आएगा ना। ठीक है, नहीं डायरेक्टली -3 लिख दो। कई 11 में से 8 घटा देते हैं ना। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे एन और ए एन में, इनमें से देखना भी क्या चीज़ दे रखी है, क्या चीज़ पूछी है। तो हमसे पूछा गया कि यार ये कहीं पे आएगा या नहीं आएगा, मतलब हमें इसकी पोजीशन ज्ञात करनी है कि ये किस पोजीशन पे आएगा। बस समझ में, किस पोजीशन पे आएगा, किस पोजीशन पे आएगा, मतलब मुझसे पोजीशन पूछी गई है। तो ए एन क्या हो गया -150 हो गया। ठीक है, पर्सन को 2-3 बार पढ़ लिया करो, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। करें, देखो ए एन कितना, माइनस का 150 बराबर ए कितना है 11 प्लस एन की वैल्यू तो पता ही नहीं है, डी की वैल्यू पता है -3 है। 11 इस तरफ जाएगा, माइनस का 150 माइनस का 11 बराबर यहाँ पे आएगा n-1 इंटू -3। ये हो गया माइनस का 161, ये हो गया आपका n-1 इंटू -3। -3 गुणा में है, ब्रैकेट है ना, गुणा में है, यहाँ जाके भाग में, माइनस का 161 बटा -3 बराबर n-1। माइनस से माइनस कट गया, 3 पंजे 15, एक हासिल पे गया 11 हो जाएगा, 3 तिया 9। अच्छा यार तो पॉइंट में आएगा, 2 मिनट रुको। ठीक है, 53.66 इस तरीके से आएगा लगभग। तो अगर -1 को इस तरफ लेके आऊँगा तो प्लस का हो जाना है ये। तो ये हो गया अपना 53.66 मान लो, लगभग है इतना। ठीक है, +1 बराबर n, यानी ये हो गया 54। 53 में 1 जोड़ोगे 54.66 बराबर n। अब एक चीज़ पूछता हूँ आपको, n की वैल्यू इतनी आ गई है ना। अब एक आपसे चीज़ पूछता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ यार कि इस एपी में इसको भी मिटा दो। दो मिनट रुकना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार ये जो एपी है इसमें मुझे दूसरा टर्म बताओ, दूसरा पद बताओ, दूसरा पद कौन सा है। तो आप कहोगे सर दूसरा पद ये है, सही बात है। मैं आपसे कहता हूँ यार चौथा पद बताओ कौन सा है, आप कहोगे ये है। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताओ कि 3.3वां पद कौन सा है। क्या कहा मैंने, 3.3वां पद। तो आप क्या सर क्या कमाल की बात कर रहे हो, या तो आप तीसरा पद पूछ लो वो बता देंगे, चौथा पूछ लो वो बता देंगे, 3.3वां कैसे बताएंगे, 3.3वां थोड़ी है इसके अंदर। समझ में आई ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 3.3वां थोड़ी होगा। चलो ठीक है यार 3.3वां मत बताओ, कोई बात नहीं, मुझे 2.5वां पद बताओ। तो 2.5वां, 2.5वां मतलब 2.5वां पद। तो 2.5वां पद भी थोड़ा बताया जाएगा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। 2.5 थोड़ी है यहाँ पे, 2.5 तो है ही नहीं, दूसरे के बाद तीसरा अंक आया सीधा, 2.5 तो आया ही नहीं यहाँ पे, नंबर लाइन थोड़ी है ये कि उसके बीच में अंक आएंगे, यहाँ पे तो पद हैं, है ना। तो यहाँ तो इस एपी के अंदर जो है ना तो 3.3वां पद पता कर सकते हैं, ना 2.5वां पद पता कर सकते हैं। ये बात समझ में आई ना। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले यार 54.66वां पद बता दो,
तो वो भी नहीं बता पाओगे भाई। तो आप उससे यही कहोगे ना, या तो 54वां पद पूछ लेता या 55वां पूछ लेता। 54.66वां पद कौन सा होता है? होता ही नहीं है इसके अंदर, है ना। तो आप क्या कहोगे कि n का मान संभव नहीं है, n का मान संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n का मान प्राकृत नहीं है। यहाँ पर AP जितने भी है, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सारी प्राकृत संख्याएं हैं, है ना। और यहाँ पे ये प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है, ये एक अप्रिमेय संख्या है, चलती जाएगी ये। क्या कहेंगे? n का मान प्राकृत नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है तो इसका मतलब n की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, यानी -150 की कोई पोजीशन नहीं है, -150 की कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन नहीं मतलब कि -150 इसके अंदर आएगा ही नहीं, तभी तो उसकी पोजीशन नहीं है। भाई 5 की पोजीशन है कि नहीं है? 5 की पोजीशन है कि वो इसके अंदर आ रहा है। 2 की पोजीशन है कि नहीं है? 2 की पोजीशन भी है क्योंकि वो भी इसके अंदर आ रहा है। -150 की पोजीशन नहीं आई, इसका मतलब क्या है कि -150 इसके अंदर नहीं आएगा। तो -150 इस AP में, इस AP का पद नहीं है। तरीका समझ गए? ये चीज़ थी। क्या किया बताऊँ? ADNAN, ये तो हमें पता चल गया था, फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू आई। अब n की वैल्यू ऐसी तो होती नहीं है, या तो 54 पूछ लो या 55 पूछ लो। 54.66 का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। तो बस कहा कि दिया भाई n की वैल्यू ये होगी नहीं, n की वैल्यू ये नहीं होगी, मतलब क्या है कि यार इसकी कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन नहीं है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि -150 के अंदर आएगा ही नहीं, बस। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया। अब ये बार टाइम देख लूँ, क्या पता अगला क्वेश्चन कराते हैं। नहीं, 41 मिनट होगी, बहुत है। तो कल आप अगला लेक्चर करेंगे, ठीक है। आज हमने करा 3rd 4th 5th 6th ये क्वेश्चन कर लिए। कल अपा जो है 7th 8th 9th ये क्वेश्चन करेंगे। बहुत, ये तीनों जो क्वेश्चन है 7th 8th 9th बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन जो है ना वो कल करते हैं। सो थैंक यू।